जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 2025 जा रहा है, 21वीं सदी एक चौथाई बीत गई है। दुनिया युद्ध से आई अशांति, आर्थिक चुनौतियों की उथल पुथल, सत्ता के लिए संघर्ष, सेना के दम पर तख्ता पलट, मेरी मर्जी मेरी ताकत और जेन जी के हाथों सरकार के पतन का गवाह बनी। भारत इकलौता देश है जिसने 2025 में युद्ध भी जीता, आर्थिक मोर्चे पर डगमगाती वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी अपनी गति को विस्तार दिया, सैन्य ताकत को मजबूत किया और भविष्य के भारत का लक्ष्य तय किया। 2025 में सिर्फ भारत वो देश रहा जो मेरी मर्जी वाले सुपर पावर के आगे झुका नहीं, जिसने डंके की चोट पर विश्व के सबसे बड़े युद्ध को लेकर कहा कि भारत तटस्थ नहीं, सीधे शांति का पक्षधर है। जहां के जेन जी किसी विरोध विद्रोह के वाहक नहीं बल्कि विकास के सारथी बन रहे हैं। 2025 में जब कई देशों की गठबंधन सरकार को भी लोकप्रियता के सूचकांक पर गिरकर सत्ता से बेदखल होना पड़ा, तब भारत की चुनावी राजनीति में भी सिक्का जमा रहा। इन सब की केवल एक वजह है, नेता, नीति और नियत। नेता है नरेंद्र मोदी, नीति है राष्ट्रनीति और नियत है भारत प्रथम। इसीलिए लगातार 11वें साल मोदी हैं मैन ऑफ द ईयर। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हम घर में घुसकर मारेंगे। आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। साल 2025 इतिहास के पन्नों में उस कालखंड के रूप में दर्ज रहेगा जब भारत ने रक्षात्मक होने की पुरानी सोच का विसर्जन कर दिया, आक्रामक सुरक्षा को अपनाने वाला आचमन किया। 3, 2, 1, नाउ। ये साल सिर्फ आतंकवाद नहीं बल्कि आतंक के पालक पोषक पाकिस्तान को लेकर दुनिया के सामने इस बड़ी लकीर को खींचने का रहा कि अब हर आतंकी वार सीधे युद्ध की ललकार होगा। वो दौर खत्म हो चुका है जब परमाणु बम की गीदड़ भभकियां चलेंगी। अब भारत तय करेगा कहां तक घर में घुसकर मारेंगे, कितना मारेंगे और कब तक मारेंगे। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो।
ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। India charges a lot. Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। जापान, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन सब देश झुक गए ट्रंप के आगे, जहां पर बाकी मगर है अब तक टैरिफ वॉर पर नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती झुकती नहीं हमारी, 2025 में बना रहा दुश्मन दौरे ट्रंप हमारा। आश्चर्यचकित तो पूरी दुनिया है कि रूस से तेल लेने पर 25% जबरिया टैरिफ समेत कुल 50% वाले टैरिफ हमले पर भी भारत झुका नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि देश के हित से समझौता नहीं होगा, और इसी से तय हुआ कि नरेंद्र मोदी मैन ऑफ द ईयर हैं। हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। विपक्ष कहता रहा कि वोट चोरी हो रही है। वोटर दिल्ली से बिहार तक बीजेपी पर चुनाव में दिल लुटाए रहे। 2025 की चुनावी आंधियों में वो गर्दा नरेंद्र मोदी ने उड़ाया, जहां विपक्ष चित है, चुनावी पंडित चकित। पहले दिल्ली को 27 साल बाद जीत कर इतिहास रचा, फिर बिहार में लगातार 20 साल बाद भी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़कर ऐसा जितवाया कि बीजेपी ने स्ट्राइक रेट के मामले में सबको धुआं धुआं कर दिया। नरेंद्र मोदी इसीलिए 2025 में मैन ऑफ द ईयर है। हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। $2025 में मौसम की मार ने बताते हैं कि $122 बिलियन का नुकसान दुनिया भर में कराया, लेकिन एक तूफान ऐसा भी रहा जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को जड़ समेत हिला दिया, और तब भारत उसी तूफान से अपनी कश्ती निकालकर आगे बढ़ा है। डेड इकॉनमी कहने वाले ट्रंप को 2025 में ही भारत ने जवाब दे दिया। भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी कंपनियां भारत में 6 लाख करोड़ रुपए निवेश कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि साल 2025 को भारत के समकालीन इतिहास में केवल एक आर्थिक मोर्चे पर कामयाबी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक बड़े नीतिगत बदलाव वाले साल के तौर पर भी देखा जाएगा। इस वर्ष भारत ने तय कर लिया कि अब सुधारों को लेकर हिचकिचाहट नहीं होगी, न कानून में, न टैक्स में, न शासन प्रणाली की सोच में। श्रम सुधार, टैक्स सुधार इसका सबूत है। जीएसटी को 2 स्लैब में लाना, 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करना। 2025 में नरेंद्र मोदी का ये वो ट्रेलर है जिसने बता दिया कि आगे पिक्चर कितनी बड़ी देश के लिए सोची गई। इसीलिए मोदी मैन ऑफ द ईयर हैं। यही तो प्रो पीपल गवर्नेंस है। जब जनहित और राष्ट्रहित में फैसले लिए जाते हैं, तब देश आगे बढ़ता है। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार डिप्लोमेसी के धुरंधर बनकर पूरी दुनिया के सामने उभरे हैं। जहां पारंपरिक राजनयिक रस्मों से अलग दो देशों के बीच रिश्ते और आपसी विश्वास का जन्म होता दिखा है। रूस की राष्ट्रपति पुतिन से लेकर जॉर्डन में क्राउन प्रिंस तक सीधे संवाद और आत्मीयता की नई कूटनीति को स्पीड देने की वजह से भी नरेंद्र मोदी मैन ऑफ द ईयर बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य निर्धारित किए। सबसे पहले अपने समक्ष, फिर प्रशासन के लिए और अंततः राष्ट्र के लिए। प्रधानमंत्री मोदी सरकार और देश के सामने कई लक्ष्य रख चुके हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है।
ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। 2025 सदियों के इंतजार की पूर्णता का भी वर्ष बना, जब धर्म ध्वजारोहण के साथ राम मंदिर संपूर्ण हुआ। 2025 की शुरुआत युद्ध महाकुंभ से हुई, जहां 66 करोड़ से ज्यादा लोगों की डुबकी ने दुनिया में किसी भी धर्म की मान्यताओं से जुड़ा नया कीर्तिमान स्थापित किया। और रोशनी का पर्व दीपावली यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जब शामिल होता है, तो 2025 वो साल बन जाता है जब संस्कृति हाशिए से निकलकर राष्ट्रीय पहचान के केंद्र में आ जाती है। 2025 वो साल रहा है जहां दुनिया के कई देशों में राजनीतिक बवंडर तमाम सत्ताधारियों को उड़ा ले गए। तमाम देशों में कहीं चुनाव ने इतिहास बदल दिया, तो कहीं जनता के गुस्से ने सत्ताधारियों को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पड़ोस से लेकर यूरोप के देशों तक जब सरकारें अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही गिर गईं, तो भारत के भीतर हुए 2 राज्यों के चुनाव में ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी ने बता दिया कि 2024 में भले 400 पार का नारा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन जनता के बीच लोकप्रियता में ब्रांड मोदी का नाम और नारा बहुत ऊपर है। 27 साल बाद बीजेपी को वापस दिल्ली दिलाना हो या फिर बिहार में पहली बार बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बनवाना हो, मोदी मैन ऑफ द ईयर साबित हुए। दो 2025 में नेपाल के भीतर सत्ता का भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन ने युवाओं को भड़का दिया। जेन जी का प्रदर्शन इतना बढ़ता है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी गई, कई नेताओं को भीड़ ने घेर लिया। सीधा सत्ता परिवर्तन नेपाल में हुआ। 2025 में ही जर्मनी में 4 साल पुरानी ओलाफ शोल्ज के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार आंतरिक मतभेदों के चलते अपना बहुमत खो देती है। शोल्ज को इस्तीफा देना पड़ता है। 2025 में ही पुर्तगाल में सरकार गिर जाती है। संसद में विश्वास मत हारने के बाद लुइस मोंटेनेग्रो को इस्तीफा देना पड़ता है। 2025 ही वो साल है जब जापान में भी चुनाव में बहुमत न मिलने पर प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसी 2025 में भारत में 2 बड़े राज्यों के चुनाव में नरेंद्र मोदी गर्दा उड़ाकर बता देते हैं कि चुनाव जीतने के साथ 2025 के मैन ऑफ द ईयर वही हैं। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। मोदी! मोदी! मोदी के नाम पर जीत का ये गर्दा उड़ना असल में मोहब्बत के महीने फरवरी से शुरू होता है। श्री नरेंद्र मोदी, 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 भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिस दिल्ली को 2-2 बार देश जीतकर भी नहीं जीत पा रहे थे, उस दिल्ली ने 2025 में तब बीजेपी को ऐतिहासिक विजय दे दी। अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। जिस दिल्ली में नरेंद्र मोदी के 2014 में धूम धड़ाके के साथ आने के बाद 1 साल के भीतर ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को केवल 3 सीट पर समेट दिया था, वहीं पर 2025 में मोदी की विजय लहर के आगे अरविंद केजरीवाल की सीटें हां और राहुल गांधी की पार्टी की सीटें तीसरी बार पूरी तरह साफ हो गईं।
दिल्ली के अंदर ऐसी जगह थी जहाँ का दिल्ली का प्रधानमंत्री दिल्ली के किसी बड़े फंक्शन में नहीं जा सकता था, कि दिल्ली के अंदर इतने फंक्शन होते केजरीवाल उसके ऊपर छाए जाते थे। और 2024 के अंदर क्योंकि उनकी मेजोरिटी नहीं हुई थी, उसका मॉरल विक्ट्री ग्राउंड का वापस लेना, मॉरल ग्राउंड को रिक्लेम करना दिल्ली की विजय दिखाती थी कि वो केजरीवाल जो लगता था कि उनको कोई हरा नहीं सकता, मोदी जी ने उनको हरा करके अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस दिल्ली के लिए बनाई और अपनी अथॉरिटी को जमाया। दिल्ली के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी लगातार ये पूछती रही कि केजरीवाल के सामने सीएम उम्मीदवार कौन होगा, बीजेपी ने मोदी का नाम नीति नारा ही सामने रखा। इसलिए इसमें किसी को रत्ती भर शक नहीं रहा कि जनता ने इस बार ईमानदारी के दावों और आम आदमी पार्टी के मॉडल दोनों के मुकाबले केवल नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया। 2025 में दिल्ली की जीत ने यह भी बता दिया कि अब क्षेत्रीय दल जहां अपना वर्चस्व बीजेपी के सामने समझते आ रहे हैं, वो बीती बात हो चुकी है। साल 2025 में दुनिया के कई देशों में तख्ता पलट और सरकारों के गिरने की घटनाएं इसीलिए बढ़ी क्योंकि वहां आर्थिक संकट गहराया। बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों का जीवन मुश्किल बनाया और भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग ने जनता का भरोसा तोड़ा। सोशल मीडिया ने भी बड़ी भूमिका निभाई, जिससे विरोध आंदोलनों को संगठित होने की ताकत मिली और कई देशों की सरकारों पर दबाव बढ़ा। लेकिन उन देशों की अस्थिरता के मुकाबले भारत में साल के अंत तक स्थायित्व पर विश्वास जनता ने जताया। परिणाम ऐसा आया कि बिहार में भी बीजेपी ने इतिहास मोदी नीतीश की जोड़ी के दम पर रच दिया। जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? – 2025 वो साल रहा जहां लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले बिहार की जमीन पर हुए चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन वाले काम का जादू इस कदर चला, विपक्ष यानी राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जोड़ी को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। नवंबर के महीने में नेहरू जयंती के दिन बीजेपी हेडक्वार्टर पर गमछा लहराते प्रधानमंत्री का यह अंदाज इस साल का सबसे बड़ा चुनावी गेम चेंजर स्टेप बन चुका है। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। सबसे बड़ा जनादेश बिहार ने इस साल दिया है, तो ये केवल कहने की बात नहीं। राहुल गांधी वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर उतरे, बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। तेजस्वी यादव तो केवल एक सीट के अंतर से किसी तरह नेता विपक्ष की कुर्सी पाने लायक जीत जुटा पाए। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार के इतिहास में पहली बार बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी। विपक्ष से 6 गुना ज्यादा स्ट्राइक रेट एनडीए का रहा। विपक्षी महागठबंधन से 2 गुना से भी कहीं और ज्यादा सीट अकेले बीजेपी ने हासिल की। बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाना एक उद्देश्य था और अपनी क्रेडिबिलिटी की मोदी 15 साल, अभी 11 साल के बाद भी अभी भी वो वोट कैचर हैं, उनके नाम से वोट मिलते हैं। तो बिहार का जीतना ज़रूरी था और अपोजिशन को जो यूनाइटेड हो रही थी इंडिया अलायंस को, उनको ख़त्म करना, उनकी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करना कि इंडिया अलायंस मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया अलायंस सारा मिल करके मोदी के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता। 2025 में आने के बाद लैंडस्लाइड विक्ट्री अगर बीजेपी की होती है और एसआईआर के बाद खासतौर पर होती है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि दरअसल बीजेपी लोकसभा चुनाव के में अपनी सेटबैक के बावजूद भी उसने हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों में बहुत जबरदस्त जीत हासिल की है। तो एक समय जो ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव के बाद कमजोर हो गए हैं या उनकी जीतने की क्षमता कम हो गई है, वो दाग, वो धब्बा उनके छवि से पूरी तरीके से हटता हुआ दिखाई पड़ा। और खासतौर पर बिहार की जीत ने एक तरीके से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविंसिबल अपराजय बना दिया है। और जो
इंडिया गठबंधन का जो मोमेंटम बन रहा था 2024 के बाद से, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जिस बिहार में कहा जाता रहा लालू तेजस्वी यादव की पार्टी की ताकत मुस्लिम और यादव वोट है, उस बिहार में यादव मुस्लिम बाहुल्य ज्यादातर सीट तक एनडीए ने जीत ली। भाजपा की एनडीए की सरकारों को 20-20 साल बाद भी अगर जनता फिर से चुन रही है तो ये देश में प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट राजनीति की स्थापना है। ये भारत की राजनीति का नया आधार है। इसी बिहार की जमीन से प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले के बदले का ऐलान किया और फिर ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम ने बिहार में नरेंद्र मोदी पर भरोसे की मुहर 2025 में लगा दी। साल 2025 ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी जाना जाएगा। आतंक और उसे पालने पोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऐसी निर्णायक कार्रवाई की जो आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना की कल्पना से परे थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने सब कुछ बदल दिया। आतंकवादियों को संदेश मिल गया कि वो पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तानी सेना को भी समझ में आ गया कि उसके परमाणु बम की धमकी भी उसे नहीं बचा पाएगी। भारतीय सेना के पराक्रम ने हर देशवासी को जहां गर्व से भर दिया, तो मोदी की देश के लिए ढाल वाली दबंग धुरंधर छवि और निखर गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में हार कबूली। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर के खौफ की कहानी खुद सुनाई। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने नूर खान एयरबेस पर हमले की बात स्वीकारी। साल 2025 पाकिस्तान पर साल 1971 के बाद हुई सबसे बड़ी कार्रवाई के लिए याद किया जाएगा। साल 2025 याद किया जाएगा किस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म देखकर आतंक का खेल खेला। साल 2025 याद किया जाएगा किस तरह पहली बार पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। साल 2025 संसद हमले से लेकर पुलवामा हमले तक को दहलाने वाले मसूद अजहर की चीखों के लिए भी यादगार है, जिसने पहली बार अपनों को खोने का मतलब समझा है। साल 2025 भारत की सुरक्षा तैयारियों, सेना के तेवरों और लक्ष्यों को हासिल करने की उसकी क्षमता के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान भी जानता था कि भारत कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन ये इतनी भीषण और सटीक होगी अंदाजा पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं लगाया। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार दुनिया ने देखा कि भारत कितने कम वक्त में कितनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस रहा, जिस पर हमले के बाद खुद पाकिस्तान ने मानी। इशाक डार ने बताया कि भारत ने 80 ड्रोन भेजे, जिससे कई सैनिक घायल हो गए और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीरों से भी ये बात साबित हुई कि नूर खान एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल से रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया। नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद से 25 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मौजूद है, जो पाकिस्तानी वायुसेना की प्रमुख सुविधाओं और रणनीतिक उपकरणों का बेस है। यहाँ पर हमला करके भारत ने पाकिस्तान की पलटवार करने की क्षमता को एक झटके में खत्म कर दिया था। मतलब पाकिस्तान भारत के हमले का जवाब देने की हालत में था ही नहीं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कुल 11 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया था, जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारत ने पाकिस्तान पर हमले की शुरुआत 6 और 7 मई की रात से की। पहले भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया। इन ठिकानों में पाकिस्तान के पंजाब राज्य का बहावलपुर और मुरीद के जैसे आतंक के केंद्र शामिल थे। ये हमले इतने ज्यादा घातक थे कि पाकिस्तान आज भी इससे उबर नहीं पाया। उसे आज भी लगता है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसा हमला, हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी, और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया।
साल 2025 में भारत को सबसे बड़ा सरप्राइज डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। पिछले कार्यकाल में भारत आने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को भारत का सच्चा दोस्त बताया था, लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति बनकर उन्होंने जो कुछ भी किया उसने अमेरिका को लेकर हर किसी का मन खट्टा कर दिया। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश की, पाकिस्तान को बढ़ावा दिया, लेकिन पीएम मोदी ने भी दिखा दिया कि वो देश हित से समझौता करने वाले नहीं हैं। साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभरे। भारत ने ट्रंप को दोस्त समझा, लेकिन वो दुश्मन जैसे निकले। मनमाना टैरिफ लादने की जिद में भारत अमेरिकी रिश्ते लहूलुहान हो गए। भारत को चिढ़ाने के लिए ट्रंप ने जिस तरह पहलगाम हमला उकसाने वाले आसिम मुनीर को गले लगाया, पाकिस्तान की झूठ को ताकत दी। भारत को उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस से दूर करने के लिए दबाव डाला। उसने अमेरिका को हर भारतीय की नजरों में गिरा दिया। जब भारत ने ट्रंप की एक न सुनी तो वो झल्लाहट में कुछ ऐसा कह गए जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। We stopped a lot of fights. I think a very big one, frankly, a very, very big one was India and Pakistan. And we stopped that over trade. We're dealing with India and we're dealing with Pakistan. And we say, we're not going to be dealing with you at all if you're going to fight. तो जब डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपनी शर्तों पे नहीं झुका पाए, तब उन्होंने खींच में ये तक धमकी दे डाली कि वो मोदी का राजनीतिक करियर तबाह नहीं करना चाहते। ट्रंप को लगा कि अमेरिकी निर्यात खत्म होने से भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, लाखों लोग प्रभावित होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, भारत में मोदी सरकार अलोकप्रिय होगी, जिससे मोदी राजनीतिक तौर पर कमजोर होंगे और आखिर में उन्हें ट्रंप के सामने झुकना होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को दोस्त कहने वाले ट्रंप असल में उन्हें पहचान ही नहीं पाए। लोग भांति भांति के सारे आंकड़े घोषित करते रहते, ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि दुनिया में भांति भांति के देश बड़े बड़े टारगेट तय कर रहे हैं, क्या इसका दबाव है क्या आपके मन पर? और मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को, ये मोदी है। यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। मोदी ने यह बात 2014 में कही, तब व्हाइट हाउस में बराक ओबामा थे, फिर वहां डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और अब दोबारा ट्रंप है। लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी नेता नंबर 1 बने हुए हैं। किसी के दबाव में न झुकने वाले मोदी के तेवर बरकरार है। सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म करने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब खुद मुश्किल में हैं। उनकी रेटिंग अमेरिका में लगातार घट रही है, लेकिन सबसे बड़ा हथौड़ा अमेरिकी प्रतिष्ठा पर चला है, जो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे राज में चकनाचूर हो गया। वो जो एक बुरे बालों वाला फूफा है, वो क्यों चिंतित है, वो क्यों परेशान, उसने हद कर रखी है। तो दिन में 3 ट्वीट हमारे प्रधानमंत्री को करता है। बस अब वो यही कहने वाला है कि अगर तुमने मेरी नहीं मानी तो मैं नस काट दूंगा। इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति मजाक बन गए हैं। उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता, भले ही वो कितनी बार और कितनी जोर से भी कोई दावा करें। दुश्मन से ज्यादा आज अमेरिका के दोस्त घबराए हुए हैं और भारत के हौसले की तारीफ करते नहीं थक रहे। सीधे सीधे शब्दों में दुनिया की नंबर 1 महाशक्ति के नेता पर दुनिया के सबसे बड़े देश का नेता नंबर 1 भारी है। एक उदाहरण देखिए। अल्बानिया के राष्ट्रपति एडी रामा ने वर्ल्ड मैप और जियोग्राफी को लेकर ट्रंप की समझ पर चुटकुला सुनाया, जिस पर फ्रांस के राष्ट्रपति और अजरबैजान के नेता हंस पड़े। डोनाल्ड ट्रंप भले ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे हों, लेकिन ट्रंप को लगता है कि इससे भी बड़ी बात नोबेल पुरस्कार जीतना है। इस जिद में वो भारत जैसे अमेरिकी सहयोगी को नाराज करने की भूल कर बैठे हैं।
जिसने डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमेरिका में ये बात लोग कहने लगे हैं कि ट्रंप ने अपनी जिद, अहंकार और निजी फायदे के लिए भारत जैसे सहयोगी को गंवा दिया। तो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के लोग अपने नेता को फटकार रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि उनके राष्ट्रपति देश हित से पहले अपने हितों को तवज्जो दे रहे हैं। जिसने भारत जैसे देश को करीब लाने की 25 साल की कोशिशों पर पानी डाल दिया। भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप नाम की चुनौती 20 जनवरी 2024 से ही शुरू हो गई, लेकिन इसमें सबसे अहम मोड़ 10 मई की शाम को इस पोस्ट के बाद आया। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी बेशर्मी से भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश की। भारतीय सेना की तरह पाकिस्तान ने ट्रंप के आगे भी सरेंडर कर दिया, लेकिन भारत का इनकार ट्रंप को चुभ गया। इसके बाद मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाने की कोशिश की। बार बार इस झूठ को दोहराया। विपक्ष ने भी इसे खूब उठाया। Two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers. Big ones. Big nuclear powers. And they decided not. So I was honored to meet him. Donald Trump has said 29 times. 29 times he said. 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 10 मई से शुरू हुआ ये सिलसिला साल के आखिर तक चला, लेकिन इस झूठ को ना तो दुनिया ने माना, ना ही भारत की जनता ने। ट्रंप को नोबेल और भारत के विपक्ष को चुनाव में जीत नसीब नहीं मिली। सवाल है कि क्या ट्रंप बदलेंगे? ट्रंप की तंग सोच ने उन्हें और अमेरिका को जहां अकेला कर दिया, वहीं मोदी देश हित आगे रखकर नंबर 1 रहे। साल 2025 नरेंद्र मोदी के लिए कामयाबी के लिहाज से सबसे यादगार बन गया। नरेंद्र मोदी ने टैरिफ को लेकर अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार किया। भारत के किसान और मछुआरों को बचाकर देश के हितों से समझौता नहीं किया। भारी दबाव के बावजूद पाकिस्तान से जंग रुकवाने का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया। नोबेल के लिए ट्रंप के नाम की सिफारिश नहीं की। रूस से रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत किए। इसके अलावा चीन को साधने के लिए नई शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने हर वो कदम उठाया जो देश के लिए जरूरी था, भले ही इससे अमेरिकी राष्ट्रपति नाराज ही क्यों ना हो गए। आज भी भारत अमेरिका से अपनी शर्तों पर ट्रेड डील की बातचीत कर रहा है। यही वो बात है जिसने साल 2025 में तमाम चुनौतियों के बावजूद मोदी को देश का नेता नंबर 1 फिर से साबित कर दिया है। अमेरिका की तरफ से भारी भरकम टैरिफ लगने के बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के डावाडोल होने की बात कही गई, लेकिन भारत ने इस चुनौती को गोल्डीलॉक्स पीरियड में बदल दिया। गोल्डीलॉक्स पीरियड यानी ऐसा दौर जब कई अनुकूल फैक्टर एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था के लिए स्वीट स्पॉट या उछाल का अवसर बना देते हैं। भारत में यही हालात है, वो भी ट्रंप के टैरिफ के तूफान के बीच। आसान शब्दों में कहें तो ये तेज ग्रोथ और कम महंगाई वाली अर्थव्यवस्था है। टैरिफ के दबाव के बावजूद अगर भारत दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है तो यह किसी उपलब्धि से कम नहीं है। यही बात अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी नरेंद्र मोदी को नेता नंबर 1 बनाती है। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया। 2025 की शुरुआत में जब मोदी सरकार ने भारत के मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट देकर चौंकाया, तब कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। कम महंगाई, सस्ते कर्ज और सबसे बड़ी जीएसटी में छूट का उपहार तो अभी बाकी है। साल 2025 में नरेंद्र मोदी ने जनता पर राहत की ऐसी बारिश की जिसने उन्हें तीसरी बार सरकार चलाने के बावजूद लोकप्रियता के नए शिखर पर पहुंचा दिया। भरोसे ने कुछ ऐसा कमाल दिखाया कि 2025 खत्म होते होते भारत जापान को पिछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।
लेकिन जनता को ताबड़तोड़ राहत मिलने का श्रेय अमेरिका के सबसे विवादित और अप्रत्याशित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी जाता है, जिन्होंने भारत और उसके नंबर 1 नेता को आंकने में गलती कर दी। 30 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले भारतीय आयात पर 25% टैरिफ का बम फोड़ा। इसके तुरंत बाद 6 अगस्त को इसमें 25% और जोड़कर इसे 50% पर पहुंचा दिया। इस उम्मीद में कि बाकी देशों की तरह 146 करोड़ की आबादी वाला सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी उनके सामने मिन्नतें करेगा। ट्रंप यहीं चूक गए। भारत ने आपदा को अवसर में बदलकर खेल ही पलट दिया। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। और मैं 25 साल के शासन के अनुभव से कह सकता हूं, अगर ये रास्ता हमने चुन लिया, हर किसी ने चुन लिया, तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता है। लगातार 25 सालों से सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की चुनौती को स्वीकार किया और 50% अमेरिकी टैरिफ के फंदे से बचने के लिए रिफॉर्म की रफ्तार बढ़ा दी। भारत ने अमेरिकी निर्यात में लगने वाले झटके को सहने के लिए घरेलू खपत को ढाल बना लिया। जीएसटी में छूट सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड साबित हुआ। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मोदी सरकार का ये तीर निशाने पर लगा। कई साल के वेतन ठहराव और कोविड में सतर्कता से खर्च करने वाले आम आदमी को यह फैसला रास आया, जिसके नतीजे देश के लिए बहुत मीठे साबित हुए। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमानों को पूरे 1% से पीछे छोड़ा। इकोनॉमी को दूसरा शुभ संकेत सड़कों पर दिखा। सितंबर से शुरू हुए त्योहारी सीजन ने दबी मांग को बाहर निकाला। 42 दिन के इस दौर में ऑटो बिक्री अलग अलग सेगमेंट में 22 से 23% बढ़ गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, त्योहारी सीजन की जबरदस्त खपत सितंबर के आखिर में शुरू हुई। सो वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के आंकड़ों में इस असाधारण मांग का असर देखने को मिला। मतलब आगे भी इकोनॉमी की रफ्तार ट्रंप के रोड़े अटकाने के बावजूद तेज रह सकती है। 2025 का जो वर्ष रहा है वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया वर्ष रहा है और सरकार ने ट्रंप टैरिफ्स और जो ट्रेड डील का मसौदा हो ना हो, इसको एक प्रकार से मुझे लगता है साइड में रख के अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, और मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अभी तीसरे टर्म में 2025 एकदम से एक बहुत बड़ा वर्ष माना जाएगा रिफॉर्म्स के लिए। ये रिफॉर्म्स का ईयर रहा है और वो अगर पूरी फहरिस्त पड़ी जाए बहुत लंबा लिस्ट रहेगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे न्यूक्लियर पावर क्षेत्र में हमने निजी कंपनियों की एंट्री हो, ड्रोन हो, डीप टेक हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो। मतलब लिस्ट इतनी लंबी है जो स्टेप्स लिए गए हैं और उनका जो नतीजा 2026 में और उसके बियॉन्ड भी आना शुरू होगा। एफडीए रिसर्च कहती है साल 2024 के मुकाबले 2025 में दो पहिया वाहन 22%, तिपहिया वाहन 9%, माल ढुलाई वाहन 15%, कार 23% और ट्रैक्टर 14% ज्यादा बिके। ऑटो की तरह एफएमसीजी सेक्टर में भी बिक्री बढ़ती दिखी, जहां टेक और उपभोक्ता सामान की बिक्री में कुल वृद्धि सालाना आधार पर 62% रही। सबसे तेज बढ़त उन बड़े खर्च वाली खरीदारी में दिखी जहां बचत का ज्यादा मौका था, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और स्मार्टफोन। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर,
बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। जीएसटी से पहले बजट में इनकम टैक्स स्लैब में भी ऐतिहासिक राहत दी गई। महंगाई कम होने से बाकी जरूरी चीजों के दाम में कमी आई, लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा बचा, जिससे खरीदारी को लेकर माहौल सुधरा। लोगों को मिली राहत सीधे त्योहारों के समय खर्च में बदली। अब सरकार साफ तौर पर डिमांड के दम पर ग्रोथ बढ़ाकर ट्रंप को दी गई चुनौती से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें, तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं, उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं, ये बचत उत्सव है। बचत और खपत के पहियों के मजबूत होने से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रेट इंडियन डिमांड रिबाउंड के दौर में पहुंच गई, जहां महंगाई काबू होने से खाने पीने की कीमतें स्थिर हैं, होम, ऑटो जैसे दूसरे मिडिल क्लास के कर्ज सस्ते हैं, 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट से लोगों के पास ज्यादा पैसे बच रहे हैं, जो बढ़ती खरीदारी में दिख भी रहा है। यही वो फॉर्मूला है जिसने अमेरिकी ट्रंप की दादागिरी कम करके भारत को ट्रेड डील की मेज पर मजबूती देने का काम किया है। ट्रंप ने जो मर्जी किया, दुनिया में उसने 50% लगा दिया। आज भारत देश पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगे हुए हैं। चीन के सामने ट्रंप ने घुटने टेक दिए, बाकी लोगों ने जाके ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। आपने देखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्षों को वो किस प्रकार से जलील किया उन्होंने अपने कमरे में बिठा के, दफ्तर में बिठा के। तो भारत ने, हमारे सिस्टम ने, सरकार ने देश की इज्जत भी रखी है। ट्रंप की वजह से जहां दुनिया के बाकी देश अपने हितों से समझौता करके पछता रहे हैं, उनके नेता घरेलू राजनीति में इसकी कीमत चुका रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी दुनिया में लोकतांत्रिक देश के इकलौते नेता बन गए, जो ट्रंप की लाई इस आपदा की चुनौती से निपटकर भारत को ग्रोथ का एक सुरक्षा कवच देने में जुटे हैं। अपनी जनता का नंबर 1 नेता बनने के लिए नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को प्रगति में नंबर 1 बनाए रखने के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया है। जनता को राहत, खपत में मजबूती लाएगा, खपत बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन से नौकरियां आएंगी, नौकरियों से लोगों की आमदनी बढ़ेगी, सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा, उसकी आय में इजाफे का फायदा लोगों को राहत के तौर पर वापस मिलेगा। यही सकारात्मक चक्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को न सिर्फ आगे बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में किसी भी टैरिफ, जंग और सप्लाई चेन की दिक्कतों से सुरक्षा करेगा। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।